हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जो आपका EMRS में आपका 30 मार्क्स का आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग के बारे में कि शिक्षण होता क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है। टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर वन। अब यहाँ पे दो की बात की गई है, मोर मैच्योर पर्सनैलिटी। अब मोर मैच्योर पर्सनैलिटी कौन होगा? टीचर होगा। और जो लेस मैच्योर वन है वो कौन होगा? यहाँ पे स्टूडेंट होगा, या फिर आप कह सकते हो लर्नर होगा। देखो, टीचिंग में होता है क्या है कि एक टीचर होता है, टीचर को किसको पढ़ाना होता है? स्टूडेंट, लर्नर्स जो भी है उनको पढ़ाना होगा। तो टीचिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि ये एक रिलेशन है किसके बीच में? टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में। टीचर क्या है? जो मोर मैच्योर पर्सनैलिटी, यानी जो टीचर है वो ज्ञान को क्या करता है? देता है। टीचर काम करेगा गिविंग नॉलेज, और जो यहाँ पे स्टूडेंट है वो किसका काम करेंगे? रिसीविंग नॉलेज का। अब देखिए, एक बात आप ध्यान से देखेंगे, उसके बाद कहा है कि उन्होंने जो टीचिंग और लर्निंग में क्या होती है, एक कॉन्टैक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीचिंग की, और किसकी बात कर रहे हैं? लर्निंग की। कुछ पॉइंट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो, अदरवाइज आप इसी में समझ सकते हैं। अब देखो, टीचिंग और लर्निंग के बीच में क्या है? टीचिंग और जो लर्निंग है वो आपस में जुड़ी हुई है। टीचिंग किस लिए की जाती है? ताकि बच्चे की क्या हो सके? लर्निंग हो सके, उसके बिहेवियर में क्या आ सके? चेंज आ सके। अब जब यहाँ पे स्टूडेंट की लर्निंग होगी तो जो लर्निंग के आउटकम्स है उसके अकॉर्डिंग टीचर क्या देख सकता है कि जो उसकी टीचिंग हुई है वो ठीक है या नहीं है, यानी उसकी टीचिंग इफेक्टिव हुई है या नहीं। यानी स्टूडेंट को कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो टीचर को समझ में आ जाता है कि उसको क्या करना पड़ेगा, कि यहाँ पे अपने मेथड्स में, अपनी स्ट्रेटजी में यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चों की लर्निंग नहीं हुई है। तो जो टीचिंग और जो लर्निंग है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। टीचिंग किस लिए की जाती है? लर्निंग के लिए, और लर्निंग से पता चलता है कि उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जो टीचिंग और जो लर्निंग है वो आपस में इंटीग्रली जुड़ी हुई है। टीचिंग एंड लर्निंग आर द इंटीग्रली एक्ट। ओके, ये क्लियर हो? दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो कि जो टीचिंग है वो आपका एक सोशल एक्ट होता है। अब देखो, टीचर ये तो है नहीं कि घर में ही पढ़ा देगा, या समझ रहे हो कि उसको कहीं ना कहीं बाहर स्कूल में जाना पड़ेगा। आप या भावी टीचर बनने जा रहे हो तो आप अपना प्रोफेशन चूज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा। तो जो टीचिंग है वो कैसा एक्ट होता है? एक सोशल एक्ट है। और जो लर्निंग करते हैं वो अपने इंडिविजुअल की लर्निंग होती है, हर एक स्टूडेंट अपने लिए लर्निंग करता है। तो जो लर्निंग है वो कैसा? एक पर्सनल एक्ट है, वो अपने लिए। तो जो लर्निंग है वो कैसा होगी? आपकी पर्सनल एक्ट होगी। ये डिफरेंस क्लियर हुआ टीचिंग और लर्निंग के बीच में। एक और आप देखेंगे कि क्या जो टीचिंग है वो बिना लर्नर के हो सकती है? अगर मान लो यहाँ पे लर्नर नहीं है, कोई भी लर्नर नहीं है, तो टीचर जाके पढ़ाएगा किसको? जाके ये तो है नहीं कि वो क्लासरूम में जाके अपना लेक्चर दे के या अपना ऐसे आ जाएगा, नहीं। तो जो टीचिंग होती है वो लर्नर के बिना नहीं हो सकती, ये आप कह सकते हो। अगर लर्नर नहीं है तो टीचिंग भी नहीं होगी, अगर लर्नर है तो टीचिंग की पॉसिबिलिटी है कि टीचिंग होगी। तो यहाँ से क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि जो टीचिंग कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट लर्नर्स वाइल ए लर्नर कैन लर्न इवन विदाउट ए टीचर। अगर वो लर्नर है और उसके पास कोई टीचर नहीं है, वो सीखना चाहता है, तो वो जीवन में कहीं से भी सीख सकता है। अगर उसके पास टीचर नहीं है तब भी वो चाहे अपने एनवायरनमेंट से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी सोसाइटी से, कहीं से भी वो सीख सकता है। उसको सीखना है, उसको लर्निंग करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर होगा तभी सीखेगा। कुछ फॉर्मल टीचिंग होती है, कुछ इनफॉर्मल टीचिंग होती है। तो जो बाहर से वो कोई भी ज्ञान सीखेगा वो उसकी इनफॉर्मल हो जाएगी। तो जो लर्निंग है, अगर टीचर नहीं है तो भी लर्निंग हो सकती है, लेकिन अगर लर्नर नहीं है तो टीचिंग भी नहीं होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक एक पॉइंट के बारे में क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जो ये डेफिनेशन दी थी, ये किसने दी थी? H.C. मॉरिसन्स ने। तो आप यहाँ पे याद रख लोगे, अकॉर्डिंग टू H.C. मॉरिसन, ये आपको क्लियर होगा कि मोर मैच्योर पर्सनैलिटी होती है, एक लेस मैच्योर वन के बीच में कॉन्टैक्ट होता है। वो एक अपना जो भी उसके पास टीचर के पास नॉलेज है, ज्ञान है,
वो किस में देने की कोशिश करता है, अपने स्टूडेंट में देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्या है, टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज टू अदर्स। अब अदर्स कौन है, कोई भी लर्नर या स्टूडेंट हो गया, उसके अंदर वो क्या करने की कोशिश करता है कि जो टीचर के पास, जो उसके पास नॉलेज है या जो भी स्किल्स है, वो उनको क्या करता है, देने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे नॉलेज है, टीचर है, उसके पास ज्ञान है, तो वो क्या करता है, गिविंग नॉलेज का काम करता है। टीचर यहाँ पे क्या काम करता है, नॉलेज देने का काम करता है, गिविंग नॉलेज। और जो स्टूडेंट होते हैं वो इस फेज में होते हैं कि वो क्या करते हैं, उस नॉलेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जो स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, स्टूडेंट का काम यहाँ पे क्या होता है, रिसीविंग नॉलेज का काम होता है, रिसीविंग नॉलेज। ये कुछ पॉइंट है, ये आप साथ साथ में अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, एक दो पॉइंट करके आप नोट डाउन कर सकते हो। आपको हर एक पॉइंट क्लियर करवाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया टू फैसिलिटेट लर्निंग। देखो यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैसिलिटेट लर्निंग एंड द अंडरस्टैंडिंग। फैसिलिटेट लर्निंग एंड अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे टीचर का रोल क्या है, टीचर क्या करता है, एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। टीचर का यहाँ पे रोल कैसा है, एक फैसिलिटेटर का काम। अब देखो फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है कि उसकी लर्निंग जो भी है, जो स्टूडेंट लर्निंग कर रहा है, उसमें उसको सुविधा देना, यानी उसकी लर्निंग को आसान बनाना। ये नहीं है कि टीचर के पास जितना ज्ञान है कि उसका काम है। अब आप भावी टीचर बनने जा रहे हो तो अब आप क्या करके, मान के चलो कि आप टीचर हो और आपके सामने स्टूडेंट हैं, उनको आपको पढ़ाना है, उनकी लर्निंग करवानी है और साथ में अपनी टीचिंग कैसे बनानी, इफेक्टिव बनानी है, ताकि आप इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है स्टूडेंट में उसको कैटर कर सको और सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो मतलब सभी को क्लियर है कि आपको एक अच्छा टीचर बनना है। तो जो टीचर का रोल होता है वो फैसिलिटेटर का काम करता है, कि यानी उसकी लर्निंग में उसकी हेल्प करता है। ये नहीं कि सिर्फ उसका काम क्या है कि मेरे पास नॉलेज है, मैंने दे दिया, स्टूडेंट ने सीखा नहीं सीखा, नहीं, वो उसकी लर्निंग में जो गैप आए हैं, कहाँ पे क्या कमी है, उसको देखेगा और उसकी लर्निंग को क्या करेगा, फैसिलिटेट करने की कोशिश करेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अंडरस्टैंडिंग, और साथ में अपने जो भी विचार है, इंफॉर्मेशन है, उसके आइडियाज़ को आपस में क्या करेगा, शेयर करेगा, उससे क्वेश्चनिंग करेगा, पूछेगा, कि तब उसको पता चलता है कि उसको यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे उसको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो टीचिंग है उसके अंदर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ फैसिलिटेट लर्निंग। लर्निंग को सुविधाजनक बनाने के लिए इंफॉर्मेशन का शेयरिंग की जाती है साथ में, एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या है। अब देखो फर्स्ट क्या है, इट टेक्स प्लेस इन डायनामिक एनवायरनमेंट। जो टीचिंग होती है उसके लिए एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि जो चेंज हो सके, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे टीचर को ज़रूरत पड़े कि मेरे को यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, तो वहाँ पे वो चेंज कर सके, ये उसके पास सुविधा होनी चाहिए। तभी वो उसकी टीचिंग कैसे हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है। अगर वो अपनी टीचिंग में चेंज नहीं कर सकते, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि जहाँ पर वो अपनी टीचिंग में चेंज नहीं कर सकता, तो क्या वो जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होगी, नहीं होगी ना। फॉर एग्जाम्पल उसको मान लो एक चैप्टर कंप्लीट कराना है कोई भी, तो जैसे ही उसने कुछ पढ़ाया, नेक्स्ट क्लास में वो जाएगा, तो जो पीछे की जो क्लासेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उसको वो चेक करता है। अगर वहाँ पे उसको लगा है कि भाई यहाँ पे बच्चों को क्लियर नहीं होता, तो पहले पीछे वाला क्लियर कराएगा या आगे बढ़ जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता ना, तो पहले वो क्या करवाता है, पीछे वाला क्लियर कराता है। तो वहाँ पर उसमें क्या आ गया कि उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि उसके ऊपर ये बर्डन नहीं है कि तेरे को ये कंप्लीट करना ही करना है। वो अपने क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। मान लो उसको अपना कोई मेथड चेंज करना है, उसको पता है कि मेरे इस मेथड से बच्चों को समझ नहीं आया, तो वो अपना क्या कर सकता है, एक मेथड चेंज कर सकता है, अपनी कोई स्ट्रेटजी चेंज कर सकता है अपना। उसके ऊपर ये नहीं है कि आपको ये बस करा दिया तो आप पीछे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे उसको चेंजेस करने हो वहाँ पे वो क्या कर सके, चेंजेस कर सके। एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके साथ में क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चे का सीटिंग अरेंजमेंट कैसे देखना है। तो मतलब वो उसके लिए एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे उसको चेंजेस लगे कि मेरे को ऐसे टीचिंग करानी है, ये मेरी टीचिंग
बेस्ट हो सकती है, इससे बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसका जो टीचिंग होती है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में होती है। ये नहीं होता कि आप जो एनवायरनमेंट होता है वो रिजिड कर दो, फिक्स कर दो और वहाँ पे जो टीचिंग होगी वो इफेक्टिव होगी, नहीं। तो एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, डायनामिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, वेयर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज फ्लेक्सिबल। ये यहाँ पे क्लियर हुआ, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि ये लचीला। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीला, कि जिसमें चेंजेस ला सकते हो आप, एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर। ये पॉइंट यहाँ पे कि बच्चे के हिसाब से ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है। वो कहते हैं ना कि अगर टीचर को यूज करना है तो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड यूज करनी चाहिए, कि बच्चे बाल केंद्रित जो मेथड होते हैं, कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की नीड क्या है, उसको कहाँ पे ज़रूरत है, उसका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको प्ले वे मेथड से समझ में आएगा, उसको डिस्कशन मेथड से समझ में आएगा। तो मतलब लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, यानी चेंज हो सके, ऐसा नहीं कि रिजिड हो। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ एसेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ये जो टीचिंग का प्रोसेस है ये कैसी एक्टिविटी है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, यानी कि उसको टीचर को जो होता है वो माइंड मैपिंग करके चलता है, मैं अपने माइंड में वो लेके चलता है कि मेरे को ये वाला मेथड यूज करना है। वो कहते नहीं कि आप लेसन प्लान बनाते हो, पहले वो क्या करता है, प्लानिंग के फेज में आता है, पहले चीज़ों को प्लान करता है, अपने ऑब्जेक्टिव सेट्स करता है, अपने गोल, कि मेरे को ये मेरे गोल्स है या ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स है। तो वो उसका क्या हो जाता है, एक प्लानिंग फेस हो जाता है। फिर वो क्लासरूम में जाता है, वहाँ पे वो क्या करता है, रियल टीचिंग करता है। जैसे अपने फेसेस ऑफ टीचिंग में आगे आप पढ़ोगे, तो जो सारा है वो पहले सारा किस में, एक बौद्धिक गतिविधि, पूरा अपना एक माइंड में पूरी रूपरेखा तैयार करके चलता है कि ऐसे ऐसे टीचिंग होगी, मैं ये पढ़ाऊँगा, तब बच्चे को समझ में आएगा। तो ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, और वो बाद में क्लास में जाके जो उसने अपने दिमाग में बौद्धिक गतिविधि बनाई है उसको वो जाके वहाँ पे क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो जो टीचिंग है वो कैसी है, कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। नेक्स्ट है, इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जो टीचिंग है वो एक आर्ट है, कला है। अब आप देखोगे कि जो हर एक जो टीचर होता है उसके पास नॉलेज होता है, लेकिन उसका पढ़ाने का जो तरीका है, उसकी जो स्किल्स है वो अलग अलग होती है। तो ये एक आर्ट ही है, ये आप कह सकते हो, ये कला है। कोई टीचर जैसे होते हैं कि वो बहुत सारे स्टूडेंट उनसे इंस्पायर होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो एक क्या होगी, उसकी एक कला होगी, नॉलेज सबके पास है। ये क्लियर हुआ कि जो टीचिंग है वो कैसी है, एक आर्टिस्टिक एक्टिविटी है, कि हर एक टीचर की अपनी एक कला होती है, कि जिससे कि वो कुछ देखो, कुछ टीचर्स क्या होते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ाते हैं, कुछ जो बुक के एग्जांपल होते हैं उनसे पढ़ाते हैं। तो रियल लाइफ से जुड़े हुए जो भी एग्जांपल से पढ़ाते हैं उसकी टीचिंग थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, हम उधर ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, खुद से लगा के चलो, ऐसे ही बच्चे होते हैं। तो जो टीचिंग होती है वो एक कला होती है, हर एक की अपनी अपनी कला होती है कि कैसे वो टीचिंग करता है। और दूसरा क्या है कि ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक मतलब साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है कि वो जो एक सिस्टमेटिक वे में चलती है टीचिंग। अब सिस्टमेटिक वे का मतलब क्या होता है, एक सबसे पहले टीचर क्या करता है, अपना जो भी उसको पढ़ाना है उसकी क्या करता है, वो प्लानिंग करता है। फर्स्ट फेज उसका प्लानिंग का फेज आता है। देखो सिस्टम से चलेगा, वो प्लानिंग करके चलेगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या स्टूडेंट की लर्नर होगी, और क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस मुझे वहाँ पे क्लास में देखने को मिलेंगे, मेरा क्या कंटेंट रहेगा, क्या मेरे कंटेंट का स्ट्रक्चर रहेगा, क्या क्या मैं मेथड यूज करूँगा अपनी टीचिंग में। तो वो उसका कौन सा फेस आ गया, प्लानिंग का फेस आ गया। नेक्स्ट उसका फेस क्या आता है, इम्प्लीमेंट का फेस, कि जो जो उसने प्लान किया वो उसको क्लास में जाके क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये उसका कौन सा फेस आ गया, इम्प्लीमेंट का फेस आ गया, जहाँ पे वो क्या करेगा, रियल टीचिंग होती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रियल टीचिंग कौन से वाले फेस में होती है, तो जहाँ पे जाके वो क्या करता है, रियल टीचिंग करता है, वहाँ पे रियल टीचिंग करेगा। फिर साथ में वो अपनी वहीं पे टीचिंग को क्या करने की कोशिश करता है, असेस करने की कोशिश करता है। तो वो पहले जब कुछ भी क्वेश्चन पूछा, मान लो उसने कोई क्वेश्चन पूछा, तो वहाँ पे वो अपनी टीचिंग को क्या कर रहा है, असेस भी करता है। तो वहाँ पे वो डायग्नोस करने की कोशिश करता है। फिर वहीं पे वो क्या करता है कि यहाँ पे मेरे को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ मेरे को ये अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चे को समझ नहीं आया, तभी बच्चे समझ सकते हैं। तो वहीं पे वो क्या प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, रेमेडीज भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो दूसरा उसका फेस समझ में आ गया, इम्प्लीमेंट। और जो तीसरा जो फेस होता है, तीसरा फेस कौन सा हो जाएगा, इवेल्युएशन का। वहाँ पे वो क्या करता है, जो उसने पढ़ा दिया, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या समेटिव इवेल्युएशन की आप बात करते हो, तो इवेल्युएशन में वो क्या करना चाहता है कि वो एग्जैक्ट आउटकम्स आए या नहीं उसको इवेल्युएट करना चाहता है। क्योंकि टीचिंग का मतलब ही क्या होता है कि वो स्टूडेंट में एक बिहेवियर में चेंजेस लाने की कोशिश करता है, कि मैं उसके बिहेवियर में
कुछ चेंजेस ला सको। फिर वो लास्ट में आउटकम्स के हिसाब से देखता है कि जो मैंने गोल सेट किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। तो वो MCQ भी पूछ सकता है क्विज से, या फिर लॉन्ग ऐसे टाइप से इवैल्यूएशन टेक्निक हो गई है उसका वो यूज करता है। तो लास्ट का जो फेसेज आता है वो इवैल्यूएशन का फेसेज है। तो समझ में आ गया कि जो टीचिंग है वो एक साइंटिफिक तरीके से चलती है कि पहले प्लानिंग करेगा, फिर इम्प्लीमेंट करेगा और फिर लास्ट में वो इवैल्यूएशन करने की कोशिश करता है। ठीक है, इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। टीचिंग कैसी प्रक्रिया है? कॉन्टीन्यूस है, सतत प्रक्रिया है। देखो टीचिंग कॉन्टीन्यूस चलने वाली है। एक टीचर होता है, मान लो उसने एक क्लास को पढ़ाया, तो नेक्स्ट ईयर उसके पास एकेडमिक ईयर जब उसका चेंज होगा तो उसके पास दूसरी क्लासेज आएंगी, दूसरे बच्चे आएंगे, वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस वहाँ को देखने को मिलेगा। तो ये तो है नहीं कि आपकी जो टीचिंग आपने पढ़ा दिया, एक बार पढ़ा दिया, टॉपिक या कंटेंट जो भी है वो टीचिंग खत्म होगी। नहीं, टीचिंग कैसी होती है? कॉन्टीन्यूस चलने वाली प्रक्रिया होती है कि वो लगातार चलती रहती है। उसके पास बच्चे आते जाएंगे, वो पढ़ाता जाएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, ऐसे। ठीक है, तो टीचिंग कैसी है? कॉन्टीन्यूस प्रक्रिया है। अब देखो टीचिंग के जितने भी पॉइंट्स हैं एक बार उसका रिकैप ले लेते हैं, क्या क्या है टीचिंग के पॉइंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ से आपने, अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप खुद से भी बता सकते हो कि जो टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। देखो आप मेरे साथ में देखेंगे। देखो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि जो टीचिंग है, सबसे लास्ट वाले पॉइंट से, जो टीचिंग होती है वो कॉन्टीन्यूअस होती है। ठीक, दूसरा जो टीचिंग होती है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है कि जहाँ पे टीचर चेंज करना चाहे वहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टीचिंग कैसी होनी चाहिए? डायनामिक होनी चाहिए। ये लचीली है और यहाँ पे ये डायनामिक का मतलब क्या है कि वो गतिशील है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्या, अभी आपने पढ़ा कि टीचिंग कैसी होती है? आर्टिस्टिक वे में होती है कि हर एक की अपनी कला होती है। टीचिंग साथ में कैसी होती है? साइंटिफिक भी होती है। टीचिंग कैसी होती है? साइंटिफिक। नेक्स्ट क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पहले आप यहाँ पे देखो। जो आपने अभी इसमें पढ़ा वो आपको क्लियर हो गया, कुछ और पॉइंट है वो आप देख सकते हो कि जो टीचिंग होती है वो कॉन्टेक्सचुअल होती है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, कई एग्जाम में आया भी है। जो टीचिंग होती है, 7th पॉइंट, कॉन्टेक्सचुअल यानी संदर्भ में होती है। कि जो टीचिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए कि उसका पर्पजफुल होनी चाहिए, कि उस टीचिंग का कुछ मीनिंग है। ये नहीं कि कुछ भी जाके एवं ही पढ़ा दिया, नहीं। जो टीचिंग होती है वो कैसी होती है? पर्पजफुल होती है, और साथ में वो रियल लाइफ में काम आए ऐसी टीचिंग होनी चाहिए, रियल लाइफ से जुड़ी हुई। ऐसा नहीं कि उस टीचिंग का अगर आपकी लाइफ में कहीं पे यूज ही नहीं है जो आपने पढ़ा है तो वो क्या टीचिंग हो। जो टीचिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए? कंटेक्सचुअल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? 8th पॉइंट, टीचिंग जो होती है वो टीचिंग दोनों तरीके से होती है। एक फॉर्मल टीचिंग होती है, जो स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है कि भाई उसको एक कंटेंट दिया जाता है, ये उसको पूरे साल में कंप्लीट करना है और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। तो जो टीचिंग होती है वो फॉर्मल, और कहीं से भी अगर बच्चा कुछ भी सीख रहा है, उसकी लर्निंग हो रही है, मान लो अपनी सोसाइटी से, फैमिली से, फ्रेंड से, तो वो जो टीचिंग होती है वो उसकी लाइफ लॉन्ग होती, चलती रहती है। तो वो वाली टीचिंग क्या कहलाती है? इनफॉर्मल। तो आप कह सकते हो कि टीचिंग दोनों तरीके की। जो टीचिंग होती है वो कैसी होती है? प्लान्ड भी होती है और इनप्लान्ड भी होती है। सॉरी, टीचिंग जो होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होती है, प्लान्ड और अनप्लान्ड का आप नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या होता है? देखो अगर वो टीचर अब कुछ अपना मतलब कि प्लानिंग करके जा रहा है, ये पढ़ाना है मेरे को, ये पढ़ाना है, वो वाली टीचिंग तो उसकी कैसे होगी? प्लान्ड वे में, कि वो अपनी योजना बना के जा रहा है, मेरे को ये पढ़ाना है। लेकिन वहाँ पे वो क्लास में गया, वहीं पे मान लो कुछ वो समझा रहा है, बच्चे ने कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया, वो उस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है सराउंडिंग का कोई एग्जांपल लेके। क्लास में खड़ा है, कोई बाहर का एग्जांपल ले लिया, या कोई रियल लाइफ सिचुएशन आ गई, बच्चे ने कुछ पूछ लिया, न्यूज़ में ये चल रहा है या ये भी। तो वहाँ पे जब वो समझाने की कोशिश करेगा तो वो प्लानिंग नहीं करके गया ना, वो तो उससे किसी समझाने की कोशिश कर रहा है, सराउंडिंग से या किसी भी एक्टिविटी से समझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी क्या हो जाती है? अनप्लान्ड। कई बार जो टीचर होता है उसको प्रिपेयर होकर चलना पड़ता है कि भाई उसकी प्लानिंग से काम नहीं चलता, तो उसको अनप्लान्ड टीचिंग भी कई बार उसकी हो जाती है। जो टीचिंग होती है वो प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों तरीके से होती है। एक आपको अभी बताया था कि जो टीचिंग होती है वो कैसी होती है? सोशल और प्रोफेशनल होती है, कि भाई सोसाइटी में जाना पड़ेगा, उसको टीचिंग करना पड़ता है। तो प्रोफेशनल कैसे? भी उसको वहाँ से सैलरी मिलती है, वो उसका एक प्रोफेशन हो जाता है, उससे उसका घर चलता है। तो वो क्या हो जाती है? जो टीचिंग होती है वो सोशल भी होती है, साथ में प्रोफेशनल भी होती है। ये आपका 9 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम 10 पॉइंट की तरफ। पढ़ा था जो टीचिंग होती है वो देखो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। टीचर ये तो है नहीं जाके दीवारों को पढ़ा देगा, क्लासरूम को पढ़ा देगा। क्लासरूम का मतलब ही क्या होता है कि बच्चे होने चाहिए, लर्नर होना चाहिए। तो 2 वे कम्युनिकेशन हो गया कि टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में।
ज्ञान का आदान प्रदान, स्किल का आदान प्रदान, ठीक है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में है तो वो कैसा हो गया, 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। मान लो एक टीचर है, उसके पास जो मान लो एक लैंग्वेज का टीचर है तो वो बच्चे में क्या LSRW स्किल्स आपने सुना होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल डेवलप करवाने की कोशिश करते हैं। तो समझ में आ गया, जो टीचर होता है वो नॉलेज नहीं, स्किल भी साथ में बच्चे की क्या करवाता है, डेवलप करवाता है। नेक्स्ट देखिए 11.5, ठीक है। जो टीचिंग होती है वो कंटिन्यूस भी बता दिया, और टीचिंग का साथ में एक टीचिंग ये भी बताया था कि जो टीचिंग होती है वो डेमोक्रेटिक वे में होती है, कि यानी वो कैसी होती है, प्रजातंत्रात्मक होती है, यानी स्टूडेंट को भी क्या होती है, वहाँ पे फ्रीडम होती है। डेमोक्रेटिक होनी भी चाहिए कि स्टूडेंट को फ्रीडम होनी चाहिए कि स्टूडेंट क्या कर सके, क्वेश्चन कर सके। ये नहीं कि वो डर के बैठा रहे और जो टीचर है वो उसका पूरा नियंत्रण उसके हाथ में हो। नहीं, जो टीचिंग होती है वहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग का एनवायरनमेंट होता है वो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी स्टूडेंट को भी क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या पढ़ा था कि जो डेफिनेशन में क्लियर हुआ था कि जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, फैसिलिटेट लर्निंग, यानी लर्निंग को कैसे करती है, सुविधाजनक, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फैसिलिटेट लर्निंग। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर। अब देखो टीचिंग के कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद से आप अज्यूम करके चलो कि आप टीचर हो, टीचर बनने जा रहे हो, तो आप टीचिंग के कुछ पॉइंट्स आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन से और समझने से ही आप बता सकते हो कि ये टीचिंग में होना चाहिए। अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझो कंसेप्ट को और वहाँ से आप क्वेश्चन देखोगे, उसको समझोगे कि क्या ये होना चाहिए, बस होना चाहिए, तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये वाला पॉइंट ठीक है। तो टीचिंग में मैं आपको ऐसे ही कराऊंगी कि सारे पॉइंट आप देखोगे कि आपको धीरे धीरे कि सब कुछ पता है आपको, बस वो आपको लैंग्वेज में पता होना चाहिए कि उसको कहते क्या है या किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। बाकी पता सबको है, टीचर बनने जा रहे हो आप। अब देखिए, अब आप खुद ही बताएं क्या टीचिंग में हम असेसमेंट और फीडबैक होता है या नहीं होता है ना। टीचर खुद को भी असेस करता है और बच्चे की लर्निंग को भी असेस करता है। तो आप कह सकते हैं ना कि टीचिंग में असेसमेंट और साथ में फीडबैक दोनों होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से क्लियर हुआ, ठीक है। यानी टीचिंग में असेसमेंट और फीडबैक दोनों हो सकते हैं, यानी आकलन और प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट क्या है, क्या टीचिंग एक इंटर प्रोसेस है। अब देखो इंटर प्रोसेस का मतलब क्या है, आंतरिक प्रक्रिया। यस, इंटर प्रोसेस है क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है ना, टीचर और स्टूडेंट होते हैं क्लास में, उनके बीच में होता है। तो जो टीचिंग होती है वो कैसे होती है, इंटर प्रोसेस यानी प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। नेक्स्ट जो टीचिंग होती है वहाँ पे टीचर गाइड का काम करता है या नहीं। तो आप कह सकते हो कि टीचर तो एक गाइड का काम करेगा, कि टीचर का काम क्या होता है, गाइड करने का, मार्गदर्शन का। और जो टीचिंग है वो जो प्रोसेस है वो गाइडेंस का प्रोसेस, मार्गदर्शन का प्रोसेस है या नहीं है। तो जो टीचिंग का प्रोसेस होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, गाइडेंस का प्रोसेस होता है। यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक। देखो अब आपको यहाँ 1 2 3 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई थी, कुछ डेफिनेशन से ही आपने कितनी 16-17 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने यहाँ पे कर ली। और भी हैं इसकी, उस तरीके से आप आगे आगे टॉपिक को पढ़ते जाओगे और वहाँ पे आपको समझ आता जाएगा कि हाँ ये भी टीचिंग की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट देखिए मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप पहले ये क्लास और इसका आप फीडबैक दे सकते हो कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आया हो या यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। और आगे आप अगर आप करना चाहते हो तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आगे आप इसी तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस करना चाहते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।